नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह स्थिति और समय पर निर्भर करेगा। बावजूद इसके हम पंचकुला के ताऊ देवी स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। यह बात हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कही। वह शनिवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ खेल मंत्री संदीप सिंह और खेल निदेशक पंकज नैन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अलग अलग खेल स्टेडियमों में जाकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान वह काम से संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा कि वह 31 दिसंबर तक स्टेडियम के निर्माण से जुड़े सभी तमाम कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके बाद स्थानीय खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई कमी रह गई है तो उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। सीएम सिटी करनाल को एक नई सौगात मिलने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल नगर निगम के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। ये नगर निगम का दफ्तर सेक्टर 12 में बना है, जिस पर 16 करोड़ की लागत लगी है। इस नगर निगम के भवन में एक नियंत्रण केंद्र भी बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था से लेकर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का अलग से ऑफिस होगा। इस नए नगर निगम के दफ्तर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तहसील ऑफिस, कोर्ट, एचएसवीपी दफ्तर पास नहीं है, जिससे लोगों को अपने काम के लिए दूर दूर नहीं जाना होगा। इससे उनके समय की काफी बचत होगी। देखिए, अभी हमारी नई बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। और इस जो नए भवन है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि पहले बहुत से लोगों के कोर्ट और निगम के दोनों काम होते थे। तो जैसे हमारे अधिवक्ता यहीं बैठते हैं, नोटरी यहीं बैठते हैं, और जो हमारे ये सब रजिस्ट्रियाँ वगैरह यहीं होती हैं, तो लोगों को फिर वहाँ वापस जाना पड़ता था, फिर आना पड़ता था। कई बार एक दिन में काम नहीं हो पाता। अब ये हो जाएगा कि सारी सुविधाएं यहीं उपलब्ध है। बैंक भी सारे यहीं हैं, एचएसवीपी ऑफिस भी यहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसे नागरिकों को। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में अब ब्रह्म सरोवर का पावन तट आधुनिक मूर्ति शिल्पकला से सजेगा। इस मूर्ति शिल्पकला का थीम महाभारत, पवित्र ग्रंथ गीता और आजादी का अमृत महोत्सव होगा। इस आधुनिक मूर्ति शिल्पकला को करने का जिम्मा हरियाणा कला एवं संस्कृति कार्य विभाग को सौंपा गया है। इसके लिए 8 से 10 टन के 21 काले संगमरमर पत्थर मंगवाए गए हैं और इन पत्थरों को तराश कर आगामी 18 दिनों में 5 से 10 फीट ऊंची 21 मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। इस विभाग की तरफ से सांस्कृतिक अधिकारी, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पकार हृदय कौशल सहित 21 युवा कलाकार आधुनिक मूर्ति शिल्पकला के कार्य करेंगे। मेरा नाम हृदय कौशल है। मैं कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग में कला अधिकारी मूर्ति कला के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, कला और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की धरोहर होती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति और उसका विकास उसकी कला संस्कृति पर निर्भर करता है। मोदी साहब भी कहते हैं कि जिस राष्ट्र की संस्कृति मजबूत वो राष्ट्र मजबूत। और इस पूरे विश्व में भारत जैसा राष्ट्र नहीं है और भारत जैसी संस्कृति नहीं है। उसी के इस पहलू में हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आधुनिक मूर्ति शिल्प के नए पायदान को आगे बढ़ाने के लिए। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग काफ़ी समय से लुप्त होती कलाओं पर गहन अध्ययन कर उन्हें आगे विकास के लिए तत्पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी पहलू में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग और केडीबी और प्रशासन के सहयोग से एक ये बहुत राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़े लेवल का एक मूर्ति शिल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर इतना विशाल है, इसमें 21 मूर्ति शिल्प बनेंगे। 21 होनहार युवा कलाकार अपने इसमें कार्य करके अपने कला का परिचय देंगे, जो सदियों तक भारत में हरियाणा राज्य में अपनी कला को धरोहर के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर आयोजित शिल्प मेले में देश भर के शिल्पकार जुटे हैं। ब्रह्म सरोवर तट पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी शिल्पकार अपने शिल्प कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर से मोहम्मद इमरान पिछले 20 से 25 सालों से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र शिल्प मेले में पहुंच रहे हैं। मोहम्मद इमरान लकड़ियों में ऐसी कारीगरी करते हैं कि किसी भी चीज में वे जान डाल देते हैं।
इसी कारण उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हो चुका है। लकड़ी पर की गई उनकी कारीगरी के कार्य की धूम विदेशों में भी है। काफ़ी लाखों का नुकसान किया, 7-8 लाख रुपए के नुकसान के नीचे आए। और देखो बाकी क्या होता है। तो यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ 20-25 सालों से आ रहा। मैं लगभग मेरी उम्र 25 के 16-17 थी जब समाने लग गया था, जब यहाँ थोड़ी दुकानें हुआ करती थी और ये बुलाया करते थे ज़बरदस्ती कि आ जाओ भाई लगा लो, यहाँ दुकानें नहीं है। जब उस टाइम कोई अवार्ड भी नहीं था, बिना अवार्डी को भी बिठाते थे बुला के। मैं करनाल हाट में बैठा था, वहाँ से ये बुलाने जाते कि भाई चलो स्टॉल लगा लो। एक दुकान के बजाय मुझे 3-3 दुकान देते थे कि सारे में फैला लो, थोड़ा मेला भरा सा लगेगा। हाँ, ये हालत थी। तो आप बचपन से ये काम कर रहे हैं? जी। और किस किस देश में सिखाने के लिए जाते हैं ये खास कारीगरी? सभी देशों में जाते हैं, बस जहाँ आदमी का मन करता है वो वहाँ चला जाता है, जहाँ नहीं मन करता। सीखने वाले खुद बुलाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, वहाँ से ये जो हमारा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है ना, इन पे इन्फॉर्मेशन आती है विदेश से कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम लग रहा है, कुछ कारीगर चाहिए जो यहाँ काम करके दिखावें कि काम निकासी कैसे होती है। पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि पंक्ति में खड़े अंतिम गरीब व्यक्ति को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा प्रदेश में क्रियान्वित किया गया है। इस योजना के तहत ही प्रदेश भर में अंत्योदय मेले आयोजित किए जा रहे हैं। पलवल के गांव चांदहट में आयोजित अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का अवलोकन विधायक दीपक मंगला ने किया। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी महत्वाकांक्षी योजना हम सबको दी है जिसका लाभ गरीब परिवारों को मिले। तो मैं सभी अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि किसी को कोई तकलीफ दिक्कत ना रहे और जिस अच्छे ढंग से सारे लोग आप सब यहाँ बैठ करके इन योजनाओं की जानकारियां ले रहे हैं, इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप सब आए हैं। तो आप सब इन योजनाओं का लाभ उठा करके अपने परिवारों में आप अपने रोजगार के साधन लें और जो भी इनका आप फायदा उठा सके वो फायदा उठाएं। और मैं ऐसी शुभकामना करते हुए कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का फायदा मिले। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और इसी के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया है। ट्रैक्टर मार्च निकालकर टिकरी बॉर्डर से ये जो ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ वो 12 किलोमीटर में फैले किसान आंदोलन स्थल का चक्कर लगाकर वापस टिकरी बॉर्डर ही पहुंचा। ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने एक बार फिर से संदेश दिया है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है।
जब तक किसानों को एमएसपी का कानून नहीं मिल जाता, देश भर में इसी तरीके से यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस होने चाहिए। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा सरकार की ओर से देना चाहिए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन हम ऐसे ही जारी रखेंगे। ट्रैक्टर मार्च नकार रहे हैं कि लगभग साल तो उपर है साडा जिहड़ा अंदोलन चल रहा। साडे कैंपां दे विच बहुत बड़ी पद्धति ते जिहड़े किसान बैठे ना और उन्हां तक जिहड़ी गल पहुँचाउणी हैगी कि जिहड़ी सरकार ने भावें तिन्ने बिल साडे वापस ले लेना। सो बाकी जिहड़ियां साडीआं भावें असीं लिखती चिट्ठी भेजी है 6 मंगां नगीआं, सो उन्हां दे विचों 6 मंगां दे विचों हाले जिहड़ियां बाकी दियां अधूरियां पईआं। असीं ये ताकत दिखाउणी चाहुंदे हां साडी केंद्र दी सरकार नूं कि किसान ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹਿਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟਡ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ।